हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सेक्शन 15 डिस्कस करूंगी इस पैसिव रिलीफ एक्ट का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगेन द पैसिव 1963 पार्ट 2 एंड चैप्टर 2। ठीक, तो सेक्शन 15 टू 19 जो डील करता है वो द पर्सन्स फॉर और अगेंस्ट हुम द कॉन्ट्रैक्ट में बी पैसिव इन्फोर्स्ड। किसके बारे में बात करता है? उस व्यक्ति के बारे में जो मतलब जिनके द्वारा और जिनके अगेंस्ट हम पैसिव परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये सेक्शन जो 15 टू 19 क्या बता रहे हैं, ये हमें यही बताएंगे कि हम मतलब वो कौन से व्यक्ति जिनके द्वारा और जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट किया जा सकता है, ये जो कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15 देखते हैं। सेक्शन 15 कहता है कि हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन ऑब्टेन करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, इनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कौन व्यक्ति कर सकता है, किसके द्वारा ये सूट किया जा सकता है। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन बाय कि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस, इस चैप्टर के द्वारा कहीं कुछ प्रोवाइड किया गया है उसको छोड़कर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा वो किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? पहला इन 15 क्लॉज ए एनी पार्टी देयर टू, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में, तो देयर टू एनी पार्टी देयर टू, इन दोनों में से कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। ठीक है, अगर बी अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करता तो ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शूट कर सकता है, और अगर ए मतलब बी नहीं कर रहा तो बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ए अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करता बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टी कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट, क्लॉज ए। आगे बढ़ते हैं। देखो, वही मैंने जब बताया कि एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई भी पार्टी ऑब्टेन कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट को। जनरल रूल क्या कहता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ओनली पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि सिर्फ पार्टी टू, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही सू कर सकती है, यानी सूट कर सकती हैं। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, जो भी स्ट्रेंजर व्यक्ति होगा उस कॉन्ट्रैक्ट जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है वो सूट नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। ठीक, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एज अ जनरल रूल आर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। सेक्शन 37 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई भी प्रोमिसेस हुए हैं, ठीक है, तो वो ही उन प्रोमिसेस को पार्टी ही जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वही परफॉर्म करेंगी। जो भी प्रोमिसेस उन्होंने दूसरे के साथ किए हैं तो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट उन प्रोमिसेस को परफॉर्म करेंगी। ठीक, 37 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आगे बढ़ते हैं। अब द क्लॉज बी देखते हैं हम, सेक्शन 15 क्लॉज बी, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल और एनी पार्टी देयर टू। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, ए क्लॉज ए ने कहा कि अगर हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट करना तो कौन करेगा? पार्टी टू द सूट। लेकिन क्लॉज बी कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस पार्टीज के, जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होंगे वो भी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट क्या होते हैं? देखो, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट इंक्लूड एनी असाइनी, कोई भी असाइनी। ठीक है, कौन होते हैं? कोई भी असाइनी, कोई भी असाइनी और ट्रांसफरी। असाइनी कौन होता है? असाइनी वो व्यक्ति होता है जिससे कि लीगली ट्रांसफ़र की जाती है। क्या? कोई भी मतलब कोई भी राइट एंड लायबिलिटीज जिसको कि लीगली ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कोई भी राइट एंड लायबिलिटी वो असाइनी है। तो असाइनी कर सकता है, ट्रांसफ़र ही कर सकता है, और ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव यदि एग्जीक्यूटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूटर कौन होगा? जिसको कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूट करने के लिए असाइन टास्क या असाइन ड्यूटी, उसको कोई ड्यूटी दी गई, कोई काम दिया गया है उस एग्जीक्यूटर को, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उसकी ड्यूटी होगी उस काम को परफॉर्म करना। ठीक है, वो एग्जीक्यूटर होगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है या मैनेज करता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी टास्क को जिसको दिया गया है उसको ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो यहाँ पे मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एग्जीक्यूटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, आफ्टर डेथ ऑफ द प्रिंसिपल की डेथ की बात करेंगे सारे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट होते हैं जिनका कि उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, एनी पार्टी देयर टू। अब देखो, लेकिन इसका कि जो यहाँ पे कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, यहाँ पे इसका एक प्रोवाइजो है, वो क्या कहता है कि
provided that where the learning skills, solvency or any personal quality of a such party is a material ingredient। यानी कि अगर कोई भी लर्निंग स्किल है, कोई भी ठीक है, लर्निंग है, कोई स्किल है, कोई सॉल्वेंसी है और एनी पर्सनल क्वालिटी है सच पार्टी, उस पार्टी की इज ए मटेरियल इंग्रेडिएंट्स इन दी उस कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि अगर मटेरियल इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी पार्टी के साथ कि उसे गाना गाना है, ठीक है, उसे कोई मतलब पेंटिंग बनानी है, ठीक है। अब ये क्या है, जो जो अगर गाना गाना है तो जरूर नहीं कि अगर मैं गाना गाती तो मेरी फैमिली में कोई और भी गाता हो, ठीक है, या फिर मुझे अच्छी पेंटिंग आती तो किसी और को भी आती हो, है ना, मेरे बच्चे को भी आती हो या किसी मेरे फैमिली में किसी को भी आती है, ज़रूरी नहीं। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है मटेरियल इंग्रेडिएंट्स से कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो क्या होगा, ठीक है, वो प्रोवाइडेड दैट द लर्निंग स्किल और पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज अ मटेरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। और एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट हिज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइन हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसको मतलब वो परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको असाइन नहीं किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और हिज प्रिंसिपल शैल नॉट बी एंटाइटल टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द, ठीक है, वो अधिकारी नहीं होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके मेरे बीच में है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले लिख दिया गया कि अगर हम दोनों में से कोई एक भी इसको परफॉर्म नहीं कर पाया तो कोई और इसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है, कोई इसको और बाउंड परफॉर्म नहीं करेगा, तो भी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन, दोबारा एक प्रोवाइजो दिया है, unless such party has already performed his part of the contract। यहाँ पे सच पार्टी कौन है, जैसे कि अगर सिंगर को अपॉइंट किया है कि जिस सिंगर को अपॉइंट किया तो गाना गाएगा, तो दूसरी पार्टी, ठीक है, परफॉर्मेंस होना है आज से 4 दिन बाद और यहाँ पे एडवांस दे चुका है, तो यहाँ पे सच पार्टी वो पार्टी जो एडवांस दे चुका है सिंगर को गाना गाने के लिए आएगा, तो यहाँ पे सच पार्टी कौन है, वो दूसरी पार्टी, ठीक है। सच पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वहाँ पे वो पार्टी अपना परफॉर्म कर चुकी है, पैसे दे चुकी है, और द परफॉर्मेंस देयर ऑफ बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट और हिज प्रिंसिपल हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल है वो एक्सेप्ट कर चुके, मतलब उनके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट होना वो एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। यानी कि ए अच्छा सिंगर है, ठीक है, और ए का बेटा एस भी अच्छा सिंगर है, वो भी गाना गाता है, ठीक है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया माने बी के घर में कि वो सिंगिंग करेगा, ठीक। अब ए की डेथ हो जाती है या ए मतलब ए इस जिस दिन परफॉर्मेंस होना है उस दिन ए मतलब ए क्या ए की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है, वो इस कंडीशन में नहीं कि वो गाना जा सके। अब ए इसको पहले ही परफॉर्मेंस से पहले बी को जो है ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब यहाँ पे देखो बी क्या है, बी जो है पैसे दे चुका है, ठीक है। बी यहाँ पे अगर ए को अपने पार्ट को परफॉर्म कर चुका है, आधे पैसे दे चुका है जैसे जितने भी दे चुका है, और जो यहाँ पे एक है कि यार मैं नहीं आ सकता लेकिन मेरा बेटा है एएस ये गा सकता है, और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अगर बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है ये यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बी इसको एक्सेप्ट करेगा तो, ठीक, तो यही है इस क्लॉज में, ठीक है। देखो आगे दूसरा पॉइंट रहेगा था, अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव में शू प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिपेंड ऑन द पर्सनल स्किल क्वालिटी ऑफ द पर्सनल स्किल और क्वालिटी ऑफ द प्रोमिसी, ठीक है। वो अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, क्वालिटी स्किल पे डिपेंड होगा। तो अब देखो केस यहाँ पे महेंद्र वर्सेस काली प्रसाद का, यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया है कि कोर्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट held that if the contract depends on the personal skill of the parties, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल स्किल पे पार्टीज की, फॉर इंस्टेंस आ कॉन्ट्रैक्ट टू पेंट, कोई पेंट करनी है, कोई पिक्चर पेंट करनी है, कोई बुक लिखनी है, ड्यूटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड्स बाय डेथ, तो यहाँ पे जो भी ड्यूटी होंगी ना कॉन्ट्रैक्ट की वो एंड हो जाएगी डेथ के साथ, एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते,
यानी कि यहाँ पे जो ए और एस वाला एग्जांपल था, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भले ही बी अपना पार्ट परफॉर्म कर चुका है, और यहाँ पे बी मतलब पैसे दे चुका है, और बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ए एस सिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ए एस जो है इस पास परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मतलब इस पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, या फिर यहाँ पे बी भी इस पास परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकता कि तुम्हें ये गाना गाना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 230 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में, एनी एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ प्रिंसिपल कैन सू, सिर्फ प्रिंसिपल ही कॉन्ट्रैक्ट मतलब केस कर सकता है। अगर पार्टीज के बीच में जैसे एजेंट ने कोई काम किया है, ठीक है, और प्रिंसिपल के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट ने ही प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई सिचुएशन, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कैन सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड an agent cannot an agent कैन नाइदर पर्सनली इन्फोर्स, जो एजेंट होगा ना उस कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनली वो इन्फोर्स करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, एंटर इनटू बाय हिम, जो कि खुद उसने जो खुद कॉन्ट्रैक्ट उसने खुद किया था, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल किया था, और नॉर ही इज अ पर्सनली बाउंड बाय देम, ना ही उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनली बाउंड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ने नहीं किया है, एजेंट ने किया है। 230 सेक्शन 230 कहता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, लेकिन भले एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। एजेंट की कोई भी किसी तरह की उसकी बाउंडिंग, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्लॉज सी देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 15 का क्लॉज सी, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज, क्या कह रहा है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज और अ compromise of a doubtful rights between the members of the same family, any person beneficiary entitled thereafter। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट या सेटलमेंट ऑन मैरिज है। देखो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो ए और बी जो है, ए जो है वो बॉय का फादर है, और बी जो है वो गर्ल का फादर है। ठीक है, इसकी डॉटर है, ये ऐसा कर देते हैं, एस और डी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि अगर आपकी बेटी डी शादी कर लेती है एस के साथ, यानी कि डी शादी कर लेती है एस के साथ, तो ए जो है ना इसको क्या देगा, एक प्रॉपर्टी है कि वो उसके नाम कर देगा। ठीक है, अब डी शादी कर चुकी है एस के साथ, लेकिन ए ने अभी प्रॉपर्टी इसको डी के नाम नहीं किया है, तो यहाँ पे जो डी होगी ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का वो है, कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी होगी ना, ये एंटाइटल होगी इस पैसिव परफॉर्मेंस का सूट करने के लिए। डी जो है एक अगेंस्ट पैसिव परफॉर्मेंस का सूट कर सकते कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बी के साथ किया ना उसे परफॉर्म करो। ठीक, तो ये हो गया सेटलमेंट ऑन मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, और कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ डाउटफुल राइट्स, दूसरा क्या कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ डाउटफुल राइट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एनी पर्सन बेनिफिशियरी एंटाइटल देयर अंडर। देखो इसको समझते हैं, ए बी एंड सी तीनों ब्रदर है। ठीक है, ए और बी जो है वो दिल्ली में सेटल्ड है। ठीक, और सी जो है ये कहीं गांव में रहता है, ब्लेज में रहता है ये। ठीक है, अब ए बी का अपना अच्छा बिजनेस है दिल्ली में, और सी के गाँव में खेती वगैरह काम करता है, सपोज करो। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी दोनों क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी गांव में जो प्रॉपर्टी है, कुछ इनका हिस्सा गांव में है, ये उसको रिलिंक्विश कर रहे हैं, उसको त्याग रहे हैं, और वो सी को दे रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह का। ठीक है, क्योंकि सेम फैमिली है। अब इन दोनों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी हो गया ना, ये बेनिफिशियरी हो गया, क्योंकि इसको मिलेगा बेनिफिट, इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसको मिल रहा है? भाई सी को मिल रहा है। तो अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर दिया है, ठीक है, इन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और इसको परफॉर्म नहीं किया था, पर जो सी है ये इस पैसिव परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है ए और बी के अगेंस्ट की जो भी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में होता है उसको परफॉर्म कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी है ना, वो इसका भले ही राइट क्या है, इसके डाउटफुल राइट है, जब इसका इसमें राइट मिलेगा उस प्रॉपर्टी में, वो डाउटफुल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये बेनिफिशियरी है, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का उसको मिल रहा है हिस्सा, वो उसके लिए उसका बेनिफिशियरी, उसको बेनिफिट किसको मिलेगा? उसका सी को मिलेगा। तो सी यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कर सकता है। ठीक, क्लॉज सी है। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज डी देखते हैं, where the contract has been entered into by a tenant for life in due exercise of power, the remainder man। अब देखो remainder man कौन होता है, एग्जाम्पल समझते हैं।
अ पर्सन एंटाइटल टू रिसीव, एक पर्सन जो है, जो अधिकारी है, एंटाइटल टू रिसीव रिमाइंडर इंटर इन एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी में जो रिमाइंडर इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल है वो रिमाइंडर मैन है। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ए ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी को बी फॉर लाइफ, ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करता है फॉर लाइफ, ठीक। और उसके बाद सी को, देन टू सी, तो बी को प्रॉपर्टी मिल रही है बी के लाइफ तक, और जब बी की डेथ होने पर प्रॉपर्टी जाएगी सी के पास, ठीक है। तो सी कौन हो गया, यहाँ पर सी रिमाइंडर मैन हो गया, क्योंकि सी को क्या प्रॉपर्टी मिल रही है, बी के बाद मिल रही है, ठीक है। और रिमाइंडर, अगर सपोज करो पैसे की बात है, कुछ करोड़ रुपए है बी ए के, और ए ने बोला कि इसको तो मतलब अपने खाने पीने के लिए खर्च करेगा बी फॉर लाइफ, ठीक है। अब जब तक ये जिंदा है अपने इन पैसों को खर्च कर रहा है, लेकिन सिर्फ खाने पीने और किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ अपने खाने के लिए खर्च करेगा, और उसके बाद जितने पैसे बचेंगे उतने तो ये सी के पास जाएंगे। तो यहाँ पे सी को क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हिस्सा जो बच गया वो हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में सपोज करो कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे डी ने क्या किया, प्रॉपर्टी को ले रहे हैं अभी हम, प्रॉपर्टी थी बी के पास, बी ने वो प्रॉपर्टी डी को कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज कर दिया, मॉर्गेज कुछ भी कर दिया, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया डी के साथ, ठीक है। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ 5 ईयर के लिए, ठीक, 5 ईयर्स के लिए, बट 2 ईयर में ही कॉन्ट्रैक्ट के विद इन 2 ईयर्स की डेथ हो जाती है, किसकी, बी की, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डी के साथ, यहाँ पे सी जो है ना रिमाइंडर मैन कॉन्ट्रैक्ट वो सूट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डी के अगेंस्ट, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा बी के साथ हो उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करो भाई। उसको लगा कि बी नहीं है, बी तो अब डेथ हो गया, लेकिन जो डी है वो अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड रहेगा। सी जो है ना, सी सूट कर सकता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ हुआ तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, और जो पैसा वैसा देना है वो अब सी को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, रिमाइंडर मैन कर रहा है। रिमाइंडर मैन कौन है, सी है, जिसको कि प्रॉपर्टी कब मिल रही है, बी की डेथ के बाद मिल रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज ई देखते हैं। अ रिवर्सन इन पोजीशन वेयर द एग्रीमेंट इज द covenant enter into with his predecessors is in title, the predecessor in title and the reversioner is entitled to the benefit of such covenant। यानी कि देखो covenant क्या होता है, covenant होता है एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है दो और दो से ज़्यादा बंदों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट उसे covenant कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ है। अब रिवर्सनर इन पोजीशन क्या है, सबसे पहले रिवर्सनर किसे कहते हैं ये समझते हैं। रिवर्सन पोजीशन, a reversion occurs when a property owner makes an effective transfer of property to another। जब भी देखो रिवर्सनर जो वर्ड है वो कब आएगा, जब कोई प्रॉपर्टी का ओनर मेक्स एन इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर। एक ओनर ने, इन्हें सपोज करो एक ही ओनर था, इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बी को, एक एग्जाम्पल लेंगे अभी, बट रिटेन्स अ फ्यूचर राइट टू द प्रॉपर्टी, कुछ फ्यूचर राइट उसने प्रॉपर्टी में होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है एंड देन बी कैन यूज सच प्रॉपर्टी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वही सेम एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बी को, ठीक है, फॉर लाइफ के लिए। यहाँ पे भी अभी बी को जो प्रॉपर्टी मिली है वो फॉर लाइफ मिली है, अपने लाइफ तक उस प्रॉपर्टी को अपने इंजॉय कर सकता है। बट आफ्टर डेथ ऑफ बी प्रॉपर्टी बी के लीगल हेयर में नहीं जाएगी, बल्कि कहाँ जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी, और कहाँ जाएगी, ए के लीगल हेयर्स को मिलेगी। तो यहाँ पे जो अब प्रॉपर्टी बी को तो इंजॉय करने के लिए मेरी फॉर लाइफ, उसके बाद प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो कहाँ जा रही है, ए के लीगल हेयर्स के पास जा रही है। तो इसे हम बोलेंगे ये रिवर्जन है, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये रिवर्जन है, यानी कि प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो गई, कहाँ गई, फिर से ए की फैमिली में आ गई। और पहले प्रॉपर्टी ए ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि बी को जाएगी, लेकिन बी की डेथ के बाद बी के लीगल हेयर को ना मिलकर ये प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, ये चली जाएगी ए के लीगल हेयर्स के पास, ठीक है। अब रिवर्जन इन पोजीशन समझते हैं कि रिवर्जन इन पोजीशन क्या है। ये रिवर्जन समझ लिया कि रिवर्जन क्या होने की, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होकर आ जा रही है फिर दोबारा से उसी फैमिली में, जिस फैमिली से वो प्रॉपर्टी किसी और फैमिली में गई है। अब यहाँ पे रिवर्जन इन पोजीशन, यहाँ पे सपोज करो कि ए के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, ए के जो बच्चे हैं वो इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, ठीक है, एक इस बच्चे इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, ठीक। अब एक इस बच्चे इस प्रॉपर्टी में है और एक ही डेथ के बाद प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार बी के पास चला गया, ठीक है, पूरा अधिकार बी के पास चला गया। अभी जो ए के बच्चे हैं उनका इस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है, लेकिन जैसे ही बी की डेथ होती है वैसे ही पूरा अधिकार किनका आ जाएगा, ए के बच्चों का आ जाएगा। तो ये रिवर्जन इन पोजीशन है,
ठीक है, रिवर्स ना इन पोजीशन होगा ये। देखो 1937 से पहले क्या होता था कि जैसे कि मतलब एक वाइफ, ऐसे समझो, एक ना जैसे सपोज करो कि ये ए है, ठीक है, ये क्या है, हस्बैंड है, ठीक, और ये इसकी वाइफ है, ठीक। अब 1937 से पहले का जो कानून है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ए की डेथ हो गई, ठीक, ए की डेथ हो गई, ये ए की प्रॉपर डेथ के बाद मिल गई, इस डब्लू के पास आ गई, ठीक है, लेकिन डब्लू के पास इसका एब्सोल्यूट राइट नहीं आएगा। डब्लू इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगी अपनी लाइफ तक। सपोज एक ए का एक भाई है, ब्रदर है, ठीक है, ए का भाई है, ठीक। अब यहाँ पे डब्लू क्या करती है कि इस प्रॉपर्टी को लीज पे दे देती है, ठीक है, सपोज 3 साल के लिए, 2 साल, 5 साल के लिए दे देती है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी को दे देती है लीज पे, और इसकी डेथ हो जाती है 2 साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है ना, ये इस पैसिव परफॉर्मेंस का सूट कर सकता है। यहाँ पे डब्लू की डेथ हो गई, डब्लू मतलब नहीं है, डब्लू की डेथ हो गई, सी को लीज पे दिया था। अब यहाँ पे ये कैन फाइल अ सूट, मतलब इसका मतलब ये जो बी है ना, ये तब प्रॉपर्टी ले ले जबकि ए के कोई मतलब कोई बच्चे नहीं है, इसका कोई सन नहीं है, ठीक है, ए का कोई अपना अपना सन डॉटर कुछ नहीं है। तो अब इसके ब्रदर के पास प्रॉपर्टी जाएगी, तो यहाँ से ये ब्रदर जो है ना सी पे इस पर से परफॉर्मेंस का सूट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी का मतलब डब्ल्यू का कोई राइट नहीं था, मतलब डब्ल्यू का राइट सिर्फ उस प्रॉपर्टी में रहने का था और किसी चीज़ का राइट उसमें नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ये बी है ना, ये रिवर्जन इन पोजीशन कहलाता है कि ये रिवर्जन इन पोजीशन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एफ देखते हैं, सेम ही है, रिवर्जन इन रिमाइंडर। तो रिवर्जन इन रिमाइंडर वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कवेनेंट एंड द रिवर्जन इन एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट thereof and will sustain material injury by regions of its breach। यहाँ पे सिर्फ material injury क्या है ये समझना, ठीक है। material injury अभी बताती क्या, देखो रिवर्स ना इन रिमाइंडर समझते हैं पहले क्या है। देखो सबसे पहले आपको रिमाइंडर मैन समझना है। वैसे आप रिमाइंडर मैन पता चुके कौन होता है, जैसे कि ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, बी ने सी को दी, तो सी यहाँ पर रिमाइंडर मैन होगा। तो यही है कि अ रिमाइंडर मैन इज अ पर्सन हु इनहेरिट और इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द फॉर्मर ओनर और डेथ ऑफ द ओनर, ठीक है। रिमाइंडर मैन कौन है, जिसको कि डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक, वो रिमाइंडर मैन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सस्टेन मटीरियल इंजरी, इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो सेम अभी ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको कि ए जो है ए और डब्लू, ए इसकी ए जो है ए की वाइफ है डब्लू, ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये ए का ब्रदर है, ठीक है, डेथ हो गई, प्रॉपर्टी डब्लू के पास चलेगी, सिर्फ नॉट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट फिर इसकी लाइफ तक के लिए, ठीक है, डब्लू की लाइफ तक के लिए। अब यहाँ पे डब्लू जो है एक्स को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे देती है 3 साल के लिए, लेकिन एक्स ने क्या किया, इसने लीज पे दिया, लेकिन एक्स ने कुछ ऐसा यहाँ पे मतलब 1 साल के बाद ही कुछ फ्रॉड कर दिया प्रॉपर्टी में, लीज पे दे रखी है, इसने कुछ फ्रॉड कर दिया, ठीक है, इसने एक्स ने। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसके पास जाएगी, डब्लू के डेथ के बाद तो बी के पास जाएगी। अभी यहाँ पे डब्लू की डेथ नहीं हुई है, ठीक है, और यहाँ पे रिवर्स इन रिमाइंडर पड़ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर में जिसके पास जो भी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है ना उसकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन रिवर्स ना इन पोजीशन में उसकी डेथ हो जाती है। और पिछले एग्जांपल में डब्ल्यू की डेथ हो गई थी, यहाँ पे डब्ल्यू की डेथ नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जो एक्स को उसने प्रॉपर्टी लीज पे दी है वो क्या कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है उस प्रॉपर्टी में, और जो उस प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर रहा है उससे सस्टेन हो रही है मटेरियल इंजरी, किसको भाई, बी को, क्योंकि अल्टीमेट प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, बी के पास जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है ना इस सिचुएशन में डब्लू जिंदा है उसके बावजूद भी अगर एक्स कुछ भी ऐसा फ्रॉड उस प्रॉपर्टी में करता है कि सस्टेन हो रही है, कुछ मटेरियल इंजरी जो हो रही है वो किसको हो रही है, वो बी को हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है इस पास से परफॉर्मेंस का सूट कर सकता है, और यही रिवर्जन इन रिमाइंडर है। रिवर्जन इन रिमाइंडर का मतलब कि अभी जिसको जो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है वो जिंदा होने के बावजूद भी जिसकी वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में होनी है उसको कोई मटेरियल इंजरी उससे हो रही है, तो ठीक है, ठीक है, बाय रीजन ऑफ इट्स ब्रीच, कुछ ब्रीच करने के रीजन उसको वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ब्रीच कर रहा है जिससे कि मेटल इंजरी इस बी को हो रही है, तो बी यहाँ पे इस पैसिव परफॉर्मेंस का सूट कर सकता है, ठीक। ये है एफ क्लॉज एफ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो एफ ए है ना, ये एफ ए को 2018 अमेंडमेंट में ही इंक्लूड किया गया ठीक है, 2018 अमेंडमेंट से ही एफ ए को इंक्लूड किया गया है, न्यू क्लॉज है ये एफ ए,
ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि वी आर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अनलिमिटेड विद अनदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच अराइज आउट ऑफ द एमलगमेशन। यहाँ पे समझो एक LLP है, यानी कि एक LLP है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ए के साथ, ठीक, ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, सब्सिक्वेंटली बिकम अमलगमेटेड विद दी अनदर। अब ये जो LLP है ना, ये बाद में अमलगमेट हो जाती है किसी दूसरी LLP के साथ, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप के साथ। द न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अराइज आउट ऑफ द अमलगमेशन, जो अमलगमेशन के बाद अराइज हुए ना, ये इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी LLP जो है वो मतलब वो जुड़ी हुई है, अमलमेट हो गई है इसके साथ। तो यहाँ पे जो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो अराइज हुई है अमलमेशन के बाद, ये सूट कर सकते हैं यहाँ, अगर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो अगर ये कुछ भी ब्रीच करता है, कोई भी कुछ भी करता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला LLP जो अब अमलमेटेड हुई है वो सूट कर सकती है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि यहाँ पे पर इसको जो LLP वाला है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला, यही क्लॉज जो है FA है, इसी को 2018 में अमेंड किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब जी देखते हैं, क्लॉज जी। वेन वो सेम हुई है, बस कंपनी का यहाँ पे, ठीक है। वेन आर कंपनी हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमलमेटेड विद दी अनदर कंपनी, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, एंड हैज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट करती है ए के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली बिकम अमलमेटेड विद दी अनदर कंपनी, बाद में क्या करती है किसी और कंपनी के साथ एंटर हो जाती है, मतलब अमल में हो जाती है, ठीक है। अनदर कंपनी, अ न्यू कंपनी विद अराइज आउट ऑफ द अमलमेशन, अब जुड़ने के बाद जो ये न्यू कंपनी बनी है ना, ये इस पर सूट फाइल कर सकता है, अगर कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स किसी चीज़ को वॉलेट करता है, तो यहाँ पे जो न्यू कंपनी बनी हुई है ये सी जो है ये ए पर सूट कर सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्लॉज H से देखते हैं। When a promoters of the company has before its incorporation, यदि promoters कौन होते हैं, जो कंपनी बनने से पहले उसके लिए मतलब मनी अरेंज का काम करता है, ठीक है, वो promoters होते हैं। और यहाँ पे बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन से पहले, नहीं, कंपनी के रजिस्टर होने से पहले, तो when the promoter of a company have before its incorporation enter into a for the purpose of the company, यानी कि कंपनी अभी बनी नहीं है, ठीक है, कंपनी बनने की मतलब तैयारियां चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, उससे पहले अगर प्रमोटर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कंपनी के लिए, कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन से पहले एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी, कंपनी के पर्पस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, वो इनकॉर्पोरेशन ने उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को क्या कर दिया, वारंट कर दिया, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने कंपनी ने मतलब रजिस्टर होने के बाद उसको एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी सूट कर सकती है, कौन सी कंपनी, जो अब भैया आप जो मतलब कंपनी बनाई है, ठीक है, वो कंपनी जो है अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना पहले, तो उस कॉन्ट्रैक्ट लिए सूट कर सकती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, वेयर दैट द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है तो, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, इस कंपनी के बनने से पहले प्रमोटर्स ने, जिसके प्रमोटर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है सपोज करो, ठीक है, तो ये जो प्रमोटर है कंपनी के, इन्होंने सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर सी इस किसी भी तरह का कोई जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वायलेट करते, कुछ भी करते कोई, तो यहाँ पे जो कंपनी होगी ना, यहाँ पे सूट कर सकता है, लेकिन इस तब कर सकता है जबकि कंपनी ने एक्सेप्ट किया हो कॉन्ट्रैक्ट को, एंड हैज़ कम्युनिकेटेड, और कम्युनिकेट किया हो, मतलब कि एक तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रमोटर्स के इस कंपनी के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर दिया, और दूसरा इसके साथ इस कंपनी ने मतलब इसके साथ सी के साथ जो दोबारा ये बनाई गई है, तो इसके साथ क्या कम्युनिकेट भी किया हो, यानी कि कोई बातचीत भी हो कि ठीक है, जो भी प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमें वो एक्सेप्ट है, अगर कोई भी मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल, मतलब इससे किसी तरह कोई कम्युनिकेट किया हो, तो सच एक्सेप्टेंस टू दी अदर पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, नहीं अदर पार्टी, अगर इसने किया होगा इसके साथ कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी सूट कर सकती है इस सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर प्रमोटर्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी सूट कर सकती है, जिस कंपनी को बनाने के लिए उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट करके सब किया है, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।